नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ हितनामृता चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को देखेंगे। तो ये जो पीवाईक्यू जो हैं ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और जो है हम अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसके लिए जो है पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो है इसमें पहला जो है अपना सीरीज स्टार्ट करें, इसका पहला वीडियो आज है जिसको हम 2015 से लेके और 2024 तक के जो हम जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको हम अपने लेक्चर के माध्यम से पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत का जो प्राचीनतम चूल्हे का जो पुरातात्विक अवशेष है वो कहाँ मिला हुआ है। तो इसका जो पहला है कि बिलासुर गांव से, बी है हुसंगसी से और सी है भीमबेटका से और डी है महागरा से। तो इसका राइट आंसर है कि बिलासुर गांव से। ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो वीडियो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी और आप जो है इस व्याख्या को भी ज़रूर पढ़िएगा। अगर मैं पढ़ूंगी तो वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इससे जो है आपको कई सारे क्वेश्चन जो है इसमें आपको नए नए क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें जो है ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है कि मिलाना है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ए है आपका राखीगढ़ी जिसको हम मध्य शहर कहते हैं, बी है हड़प्पा यानी कि सावधान एच मिला है, मोहनजोदड़ो से सावधान R37 मिला है और डी से कालीबंगा यानी कि पुरुष और स्त्री का युग्म सावधान मिला है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। तो सी जो है ये सही नहीं है। ये RS37 जो है यहाँ जो कब्रिस्तान नहीं मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है वो अपने विशाल स्नानगृह के लिए जाना जाता है। उसके बाद इसमें देखिए दिया हुआ है कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया था, 1923 इसका नियमित उत्खनन किया जा रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको कई सारे हेल्प करेंगे जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो। उसके बाद हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है हड़प्पा स्थल है और इसके पुरातात्विक अवशेष है, इनको आपस में मिलाना हुआ है। तो ये जो आपका मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है और बनवाली है, इसको मिलाना है। तो मोहनजोदड़ो है उसे क्या पाया गया है, तो जो आपका मोहनजोदड़ो है उससे जो है उत्कीर्ण कांस्य की कुल्हाड़ी पाई गई है और जो हड़प्पा है इससे आपका कांस्य का रथ पाया गया है। और लोथल जो है, लोथल से क्या मिला है, लोथल से जो आपका हाथी के दांत का स्केल मिला है और बनवाली से पक्की मिट्टी का हल मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि मोहनजोदड़ो से उत्कीर्ण कांस्य की कुल्हाड़ी, हड़प्पा से कांस्य का रथ, सी से यानी कि लोथल से हाथी दांत का स्केल, बनवाली से पक्की मिट्टी का हल मिला है। चौथा क्वेश्चन है कि ये एक उद्धरण है जिसका लेखक कौन, इसके बारे में पूछ रहा है। यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद से कुछ रूपों से नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य तथा यूरोप एवं जापान के दूसरे राज्यों जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों के बीच फर्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं देती है। ये जो है उद्धरण किसका है, वो है हमारे बर्टन स्टाइन का, जिसका है बर्टन स्टाइन का। नेक्स्ट हमारा जो है पांचवा क्वेश्चन है वो है कि जो हमारे मानुकी ने निम्नलिखित में से भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है कि जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग से राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको इतना लाख दूंगा। इस व्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस व्यवस्था को जो है हम इजारदारी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इजारदारी जो सिस्टम था इसमें जो भूमि है उसे ठेके पर दिया जाता था, यानी कि पहले ही जो जमींदार होता था उसे बोल देता था कि आप जितना चाहिए से पैदावार करो, लेकिन जो है वो अपना पहले ही जो शासक है वो बता देता था कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अब उसके बाद जो है वो कितना पैसा उसे वसूलता है, किस तरीके से वसूलता है, इससे राजा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसे ही हम इजारदारी व्यवस्था यानी ठेके की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है हमारा 6वां क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें कथन ए है और कथन
जो हमारा आर है, तो इसमें क्या कहा गया है, पूछ रहा है कि उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के कथनों में लिखित में से कौन सा सही है। पहला कथन ये है कि कुछ लोगों का विचार है कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद को एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है। आर है आपका कि समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया गया है। तो ये जो है आपका, अगर ये ऊपर वाला जो है, अगर इन दोनों के बीच में क्योंकि लगाइए, अगर ये दोनों रिलेट करते हैं तो इसका सही व्याख्या, अगर रिलेट नहीं करते हैं तो दोनों की व्याख्या सही नहीं है। तो ये जो आपका है रिलेट कर रहा है, समाजवादी के बारे में दोनों में बताया गया है, समाजवादी सरकार के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही क्या करता है, व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है वो है कि मुगल प्रशासन की गोलकुंडा बीजापुर कर्नाटक तक फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगजेब को बेहतर सलाह दी जाती थी कि वह अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उन्हें समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दिया जाए, जो काफ़ी दूर है और जिसका प्रबंध मुश्किल है। यह विचार किसका है, तो यह विचार हमारे जो भारतीय इतिहासकार एक हैं जिनका नाम है सतीश चंद्र, जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास पर खासकर मुगलों पे अपनी ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। तो ये जो है उनके, ये जो है उद्धरण जो है अपनी किताब में सतीश चंद्रा जो है वो मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें ए है आपका, इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान खोज की गई, तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ, प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और डी सही है, यानी कि इसमें जो है, इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई, एंड देन जो हमारा डी है कि प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया है। उसके बाद जो है हमारा 9वां क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में कहाँ पर प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिलता है, तो वो है ए है पंजाब, बी है बलूचिस्तान और सी है सिंध और डी है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान ऐसा है जहाँ प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिलता है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशियन माइनर के बोगजगोई अभिलेख में मिला है। तो ये हम जो पहला ही आपको इतिहास, जो आपको अपना पहला क्लास कराया था हिस्ट्री का जो नोट्स का, उसमें दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। उसके देखिए इसमें लिखा भी है कि 1400 ईसा पूर्व के बोगजगोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इस बात की संभावना प्रबल होती है कि वैदिक आर्य ईरान से ही भारत आए होंगे। उसके बाद हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है कि भारत में कहाँ पर भोजपत्र यानी भारत की बाहु प्रचलित लेख सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है। ए है आपका कौसंबी, बी है आपका हस्तिनापुर, सी है आपका अतरंजी खेड़ा और डी है आपका सिंगेरपुर। तो इसका राइट आंसर है हमारा सिंगेरपुर। सिंगेरपुर जो प्रयागराज से ही 22 किलोमीटर दूर पर पाया जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम में स्थित सिगौरा नामक स्थान, जिसको हम प्राचीन काल में सिंगेरपुर के नाम से जानते हैं, वहीं पे हमारा जो है भोजपत्र का साक्ष्य मिलता है। यही जो हमारा सिंगेरपुर है, जो इस टाइम जो है जो हमारे राम जी के समय जो थे केवट नरेश थे, उनका जो बड़ी प्रतिमा का अनावरण किए थे मोदी जी हमारे जो आए थे, तो ये हमारे इसी को हम सिंगेरपुर के नाम से जानते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है, ए है काठक, बी है मैत्रेयी, सी है तैत्तिरीय और डी है वाजस्नेयी। तो इसका राइट आंसर है कि वाजस्नेयी। तो इसका राइट आंसर क्या है, वाजस्नेयी। उसके बाद जो है ये जो एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में जब जाएगा तो पीडीएफ का आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है इसमें बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन आपके अच्छे से बनते हैं, आपको अच्छे से नॉलेज भी होती है। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगनिस्ट की इंडिका में मिलता है। तो इसमें जो हमारे मेगस्थनीज थे, उन्होंने पांड्य वंश के शासनकाल में जाके जो पांड्य शासक जो दरबार लगाते थे, उनके दरबार में जिन्होंने कुछ समय जाकर अपना बिताया हुआ था और उनके बारे में अपनी रचना में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, पांड्या।
डी है हमारा। उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है कि कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है। तो इसका जो हमारा ये है कि ए है सिरसुख, बी है सिरकप, सी है कौसम्बी और डी है अनुराधापुरम। तो इसका राइट आंसर है सिरकप। सिरकप नगर की स्थापना किसने की थी? डेमेट्रियस ने की थी, जो भारत के आक्रमण के पश्चात किया गया था। उसे अपनी राजधानी बनाया था। यह स्थल अभी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय संगम के अध्यक्ष थे? तो जो हमारा तृतीय संगम है इसके अध्यक्ष थे हमारे कौन थे? नकीरर थे। तो जो नकीरर हैं और ये तीसरी जो संगति हुई थी संगम, उसके अध्यक्ष थे। और ए और जो यानी कि जो प्रथम और जो द्वितीय हुई थी उसके जो थे अगस्त ऋषि जो थे। उसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का आरंभ किया था? तो इसके बारे में हमने देखा हुआ था कि कौन से ऐसे शासक थे। इसमें है सर्वप्रथम कदर्म के शक राजवंश ने भारत में तिथि युक्त सिक्के प्रारंभ करवाए थे। और जो हमारे कदर्म वंश की स्थापना चष्टन ने किया था। यह असोमोतिक का पुत्र था। चष्टन ने ही महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। वृद्धावस्था में चष्टन ने अपने पुत्र जयदामन रुद्रदामन के पिता को क्षत्रप शासक नियुक्त किया हुआ था। यानी शक जो थे उसमें मुख्य रूप से 5 क्षत्रप के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें से ना एक शासक थे जिसका नाम था नयपान, जिसको हमारे सातवाहन वंश के जो शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। और अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनको हराकर और शकों का समूल नष्ट कर दिया और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन कि बयाना जो है बयाना में समर्थित गुप्त शासकों के सिक्के में क्या मिलता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम से बुद्धगुप्त तक, चंद्रगुप्त से स्कंदगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त तक, या डी है हमारा चंद्रगुप्त से कुमारगुप्त तक। तो इसका राइट आंसर है कि चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक। उसके बाद हमारा जो है 18वां है कि निम्न में से अभिलेख में से सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए है एहोल, बी है मंदसौर, सी है एरड़ और डी है बांसखेड़ा। तो इसका राइट आंसर है मंदसौर। उसके बाद हमारा जो 19वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए थे? तो इसमें से कौन सा राजवंश जिसने अपने सिक्के नहीं जारी किए थे? ए है चालुक्य, बी है पल्लव, सी है राष्ट्रकूट, डी है चोल। तो चालुक्य ने, राष्ट्रकूट ने और चोल ने, इन्होंने सबने अपने सिक्के जारी किए थे। लेकिन दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश पाया जाता है। जो हमारे संगम वंश के जो 3 थे चेर चोल पांड, उन्हीं चेर चोल पांड को चोल पे जो है पल्लव वंश की स्थापना होती है। फिर पल्लव वंश के जो लास्ट शासक थे अपराजित, उनको हरा के फिर जो है चोल वंश की स्थापना होती है 9वीं शताब्दी में। तो जो पल्लव राज्य थे वो उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार के सिक्के जारी नहीं किए थे। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो जो समकालीन थे इसमें है ए महेंद्र, बी है नीलराज, सी है विष्णुगुप्त और डी है उग्रसेन। तो जो इसमें विष्णुगुप्त थे यानी कि जो हमारा उस टाइम पहले शासक थे विष्णुगुप्त, जो विष्णुगुप्त थे वो समुद्रगुप्त के शासन काल के थे। कांची के शासक विष्णुगुप्त समुद्रगुप्त का समकालीन शासक था। दक्षिणापथ की विजय का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जो 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है, जिसमें कुल 12 शासकों को हराया था। जिसमें जानकारी मिलती है कि उन्होंने कुल 12 शासकों को हराया हुआ था। आप जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा जरूर। 21वां है हमारा कि निम्नलिखित में से चोल देश में कौन से स्थल से सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? ए है आपका कावेरीपत्तम, बी है नंदीपुरम, सी है उरेयूर और डी है आपका तंजौर। तो इसका राइट आंसर है कि उरेयूर जो थे वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के कावेरी नदी के तट पर स्थित उरेयूर समकालीन चोल एवं प्राचीन पांड्यों की राजधानी थी। संगम युग में उरेयूर जो है वो सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश महाकाव्य में इसका वर्णन किया है और उरेयूर को कारी या वारणम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग करने के लिए जाना जाता है? तो इसका जो है ए है भास, बी है भवभूति, सी है क्षेमेंद्र और डी है हर्ष। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि क्षेमेंद्र।
क्षेमेंद्र कश्मीर के महान विद्वान थे। इनका काल 1000 ईस्वी से 1086 के मध्य माना जाता है। इन्हें राजा अनंत तथा कलश के समकालीन उनका आश्रित भी माना गया है। 23 है आपका पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी। नाट ए मुहम्मदी को किसने संकलित किया था? तो जो इनकी जो जीवनी है नाट ए मुहम्मदी, इसे ए है अमीर खुर्द, बी है मिन्हाज सिराज, सी है शमसे सिराज अफीफ या फिर डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो इसका राइट आंसर है कि जियाउद्दीन बर्नी। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी जो है नाट ए मुहम्मदी को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया था। यह पुस्तक बर्नी ने भटनेर दुर्ग में बंदी जीवन के दौरान लिखी हुई थी। बर्नी की अन्य रचनाओं के तारीख फिरोजशाही, फतवा ए जहादारी, हसरतनामा, इनायतनामा, इलाहियात जो है वो प्रमुख है जियाउद्दीन बर्नी का। 24वां क्वेश्चन है हमारा ए और ए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जिसमें है बर्बक, बी है वकील ए दर, सी है सर ए जानदार और डी है किवानी। तो इसका जो राइट है उसको हम देखेंगे। इसमें है बर्बक। बर्बक को हम प्रबंधक कहते हैं। वकील या दर को हम जो है शाही महल के प्रमुख प्रभारी, सर ए जानदार को अंगरक्षकों का मुखिया और केवानी को हम खौमा ढोने वाला कहते के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है कि सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली या प्रणालियाँ तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि ये कायम रही, हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो सही भी बात है। कोई भी शासन जब स्टार्ट होता है और उसके ऊपर से कोई दूसरा शासन शुरू हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले जो शासन कर रहा था उसके सारे नियम कानून को बदल दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, बाद में कुछ बदल दिया जाता है। बी है उपद्रवित क्षेत्रों को मवास कहा जाता था। सी है आपका भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, जिसे बाद में कनकुत कहा गया। डी है कि दो इतिहासकार बर्नी और याहा मुहम्मद तुगलक की कृषि कर से वृद्धि के लिए पैमाने के विभिन्न तरीकों से जानकारी देते हैं। याहा कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर औबाब लगाया जाता है और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर से ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से वसूले जाते थे। तो जो इसका राइट आंसर है यानी कि यही सही नहीं है, यानी कि डी। उसके बाद हमारा आता है कि नीचे अंश को पढ़ें और उसका आंसर दें। मैंने मान सिंह और विक्रमाजित के भवनों की गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असामित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मान सिंह के भवन को सबसे उदात्त और श्रेष्ठ है। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किया था? तो ये जो विचार जो है वो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह यानी कि 1626 से 1672 के बारे में होती है, जानकारी मिलती है? हमें निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से 1672 के शासक के आरंभिक 19 वर्षों के इतिहास का बयान करते हैं, जो कुतुब शाही दरबार के रोजनामचे की तरह है और उस समय के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रकाश डालता है? ए है मीर रफ़ी उद्दीन तजिकार्त उल मुलुक, बी है मिर्जा निजामुद्दीन अहमद का हकीकत उस सलातीन, सी है मनसा राम का मासिर निजामी, डी है आपका दबताई बुरहान मासिर। तो इसका राइट आंसर है मिर्जा निजामुद्दीन अहमद का हकीकत उत सलातीन। डी है कि मुग़लों के ज़माने में बादशाह को तोहफे देने के लिए 2 तरीके प्रचलित थे, एक है पेशकश और दूसरा है नज़्र। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही नहीं है? ए है कि नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नज़्र कहा गया और बी है राजकुमारों को दिए जाने वाले तोहफे को नियाज कहा गया, सी है अमीरों को दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा गया और डी है कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नज़्र कहा गया। तो इसमें जो डी है वही सही नहीं है। मुगल काल के उपहार देने के 2 तरीके प्रचलित थे, पेशकश तथा नज़्र, जिसमें औरंगजेब ने इसमें बदलाव किया था और हमारा जो है अमीरों ने जमींदार और हिंदू राजाओं द्वारा बादशाह को जो भेंट दिया जाता था, नजराना दिया जाता था, उसे हम पेशकश के नाम से जानते हैं।
नज्र जो है नगद रूप में दिया जाता था, नियाज़ शहजादों को दिया जाता था, निसार अमीरों को दिया जाता था। ये इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा डी विकल्प है वो सही नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।